जो है अम्बेडकर जी के रोल में थे। पहली फिल्म जो ये है, इसमें मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ नोटिस की है। वो चीज़ ये है कि फिल्म का तलक बहुत छोटा है, केवल अम्बेडकर जी के शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों पर ही केंद्रित है, लेकिन ये जितने मुद्दों को उठाती है उसे बहुत खूबसूरती के तरीके से उठाती है। ये नहीं कि प्रत्येक मुद्दे को थोड़ा थोड़ा उठाती चली जाए और फिर सर पर भागती चली जाए, ऐसा इसने नहीं किया है। रुक के काफ़ी सोच किया है, उनको देखा है, उनके विचारों को समझा है और फिर उसके बाद सिनेमाई पर्दे पे दिखाया है। एक चीज़ है कि यह फिल्म उनके जो वैचारिक दृष्टिकोण है, चाहे वो दलितों की दुर्दशा पे रहा हो या मनुस्मृति को लेकर रहा हो या हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को लेकर रहा है, उसे बेहतरीन तरीके से उसका विश्लेषण करती है, छिछले अस्तित्व के तरीके से नहीं दिखाती है। अगर अम्बेडकर जी मनुस्मृति जला रहे हैं तो फिल्म में बता रही है कि वो क्यों मनुस्मृति जला रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा दृश्य है कि मनुस्मृति जलाए और चले गए। ऐसा क्या होता है कि जब कोई दृश्य ऐसा होता है तो एक निगेटिव फिगर बन जाता है कि इन्होंने बिना कारण बताए जला दिया, यानी ये जो है एक अवसादी मानसिकता के लोग हैं। तो कभी भी किसी भी लेखक को, फिल्मकार को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जिस भी दृश्य को लो उसे अच्छी तरीके से लो। अम्बेडकर जी के ऊपर जो बड़े कैनवास से जो फिल्म आई वो 2000 में आई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसे इंग्लिश और हिंदी में बनाया गया और साउथ के सुपरस्टार मम्मूटी को इसमें साइन किया गया अम्बेडकर के रूप में। और इसकी स्क्रिप्ट लिखा मराठी के एक बड़े दलित लेखक हैं, दया पवार। अब इनकी थोड़ा सा अवान्तर हो रहा हूँ। दया पवार जी की जो है ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ी है, मतलब बेहतरीन ऑटोबायोग्राफी। हिंदी साहित्य में जितनी भी दलित आत्मकथा हैं उससे कहीं बेहतरीन। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़े होंगे या कामरेड तुलसीराम को पढ़े होंगे, उनसे कहीं आप बेहतरीन पाएंगे कि दया पवार की जो ऑटोबायोग्राफी उनसे काफ़ी बेहतरीन है। तो इस फिल्म का कैनवास बड़ा रखा गया और जब्बर पटेल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। ये फिल्म शुरू होती है उनकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे वो किस तरीके से जब बड़ौदा स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे उनको किस तरीके से एक मतलब वेल एजुकेटेड मैन, मतलब उस समय बड़ौदा स्टेट क्या पूरे भारत में उनसे ज़्यादा वैचारिक रूप से सक्षम व्यक्ति बहुत कम ही लोग थे, लेकिन वो जब बड़ौदा स्टेट में वो जाते हैं वहाँ पे नौकरी करने के लिए, तब भी उनको जो है छुआछूत का सामना करना पड़ता है। उनके लिए अलग से गिलास रखे जाते हैं, चपरासी पियून उनको पानी देना नहीं पसंद करता है। जो सवर्ण क्लर्क हैं जिनकी हैसियत जो इकोनॉमिक्स का जो है काखा गा नहीं जानते हैं, वो उनसे जो है दूरियां बना के रहते हैं और उनके जाने के बाद जो है गोमूत्र जो है आपस में छिड़का जाता है। तो ये सारी चीज़ों को फिल्म दिखाते हुए दोनों फिल्मों का मूवमेंट फिर आगे बढ़ती है। लेकिन इस फिल्म का एक चीज़ और है, इस फिल्म में अम्बेडकर जी के जो राजनीतिक एजेंडा है उसको उसने अच्छे से दिखाने की कोशिश की। जैसे महार सत्याग्रह है, गांधी इरविन पैक्ट है, उसके बाद 1942 के आंदोलन में वो क्या सोच रहे हैं, क्यों भाग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जब संविधान सभा बनती है, संविधान सभा में जब उनको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का जब उनको चेयरमैन बनाया जाता है तो वो क्या सोच रहे हैं, वो वहाँ पे खड़े होकर क्या भाषण दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये फिल्म उनके विचारों का भी दस्तावेज बन जाती है। जीवन का तो दस्तावेज होती ही होती है, लेकिन विचारों का दस्तावेज बन जाती है। जब्बर पटेल कहा करते थे कि उनसे कहा गया कि आप जो है रिचर्ड एटनबरो की तरह एक फिल्म बनाई, जो गांधी पर उन्होंने फिल्म बनाई है उसी तरीके से एक फिल्म अम्बेडकर जी के ऊपर बनी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल खूब शोध किया और शोध करने के बाद मैंने इस फिल्म को बनाया। लेकिन मैं कुछ पक्ष से, जब्बर पटेल जी के कुछ पक्ष से मैं सहमत नहीं हूँ। कारण जब्बर पटेल जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं फिल्म बना रहा था तो हमारे पास अम्बेडकर जी के जीवन को समझने के लिए, जैसे वो कैसे वो चलते थे, कैसे वो बात करते थे, कैसे उनकी भाव भंगिमाएँ थी, समझने के लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं थी। इसलिए हमने क्या काम किया कि हमने जो डायरेक्टर हैं मम्मूटी, उनको एक जो है रेफरेंस फ्रेम में ढाला कि आप जैसे भी एक्टिंग कीजिए सब चलेगा,
लेकिन ये सच नहीं है। अम्बेडकर जी के ऊपर वीडियो क्लिप हैं। उस समय एक पाठ्य फिल्म कंपनी हुआ करती थी, उसने कई वीडियो क्लिप बनाई हैं। आप बीबीसी की वीडियो क्लिप जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने 3 साल रिसर्च किया, तो 3 साल रिसर्च करने के बाद आप एक वीडियो क्लिप नहीं निकाल पाए। आप नेशनल फिल्म आर्काइव में जाइए, 20 वीडियो क्लिप आपको मिलेंगे अम्बेडकर जी के ऊपर। तो कैसे कि आपने 3 साल रिसर्च किया। तो अब इस फिल्म की भी कुछ आलोचनाएं हैं। ऐसा है ही नहीं कि कोई फिल्म और कोई किताब जिसकी आलोचना ना हो। आलोचक तो हर जगह है, इनके बिना समाज अधूरा है। ये ना रहे तो बाद में खाल कौन निकाले। तो इसके ऊपर जो पहली आलोचना की जाती है वो कुछ दलित चिंतकों के द्वारा ही की जाती है, विचारकों के द्वारा की जाती है। वो कहते हैं कि यह जो फिल्म है वो अम्बेडकर जी के रूप को गलत तरीके से विरूपित करके दिखाती है। वो कहते हैं कि अम्बेडकर जी का जो पूरा फलक है वो उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही है। फिल्म भटक गई है, अम्बेडकर अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है, आधा दारों को लगाते रहते हैं। एक चीज़ और है, जो हमारे प्रोफेसर ललित जोशी थे वो भी आप कहते थे कि फिल्म बहुत सतही है। कारण क्या है कि फिल्म जो है अम्बेडकर जी के ऊपर शोध कार्य करते हुए इसमें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनकी इसने अवहेलना की, इसलिए फिल्म बहुत सतही हो जाती है। किसी अच्छे हिस्टोरियंस की इसने मदद नहीं ली है। तो इस वजह से जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कहीं कहीं पर वो भटक जाते हैं। इस फिल्म को देखते वक्त मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्या कारण है कि अम्बेडकर जी की फिल्में जाके 1990 में बनी, जबकि एक बहुत रोचक बात यह है कि अम्बेडकर जी की जो बायोग्राफी लिखी गई अम्बेडकर जी के जीवित रहते लिखी गई, उसको धनंजय कीर ने लिखा था, 1954 में लिखा गया। तो इसका यही एक कारण है कि अम्बेडकर जी की जो मास पॉपुलैरिटी जिन लोगों के बीच में है वो तो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर लोग हैं। जैसा कि वीर सावरकर जी के ऊपर फिल्म बनी, क्राउड फंडिंग से इतना पैसा आ गया, लेकिन अम्बेडकर जी के ऊपर फिल्म बनाने में कहाँ से क्राउड फंडिंग आएगा, क्योंकि मास पॉपुलैरिटी उनकी जिन लोगों के बीच में है वो तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, वो कहाँ से पैसा दे देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फिल्म बनाना आसान काम तो होता नहीं। किताब लिखना तो एक व्यक्ति भी किताब लिख सकता है, लेकिन फिल्म बनाने के लिए मुझे एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यूनिट का खर्चा उठाना एक मुश्किल काम होता है। और एक कारण मुझे और नजर आया, वो राजनीतिक कारण है। हमेशा से उनको अकादमिक जगत में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी उनको फांसी पे रखा जाता है, और राजनीतिक जगत में तो फांसी पे उनको रखा ही जाता है। तो एक कारण ये भी रहा है। अब एक बात और थोड़ा सा कि कुछ पक्ष ऐसे हैं कि अगर हम इन सारी फिल्मों की बात करें तो कुछ हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो नायिकाएँ थीं उनकी बात ना करें तो बेईमानी होगी, और बेईमानी है भी, क्योंकि उनके ऊपर फिल्में बहुत कम ही बनाई गई, उनके जीवन को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन मुझे 2 ऐसी फिल्में मिली हैं जो बनाई गई हैं। एक रमाबाई अम्बेडकर के ऊपर बनाई गई है, रमाबाई अम्बेडकर रमाई 2011 में बनाई गई है। प्रकाश जाधव ने इस फिल्म को बनाया है, और निशा पेरुलकर जो है इसमें रमाबाई जी की भूमिका में है। और हम एक चीज़ है कि हम जब देखते हैं किसी व्यक्ति का जीवन है, वो उसके पीछे कितने लोग कार्य कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, हमें वो समझना चाहिए। और ये फिल्म जो है इस तरीके से रमाबाई अम्बेडकर जी का जो जीवन है, उन्होंने अम्बेडकर जी के साथ कितना त्याग किया है, उनको गढ़ने में एक तरीके से अम्बेडकर जी खुद तो गढ़ ही रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर भी उनको गढ़ने में एक योगदान दे रही थी। जब वो अध्ययन कर रहे थे उस समय लंदन में, उनके 4 बेटे हुए। अगर रमाबाई अम्बेडकर इस बात को छिपा के रखती थी, उनको नहीं बताती थी, जब वो भारत आते थे तब उनको पता चलता था कि उनके बेटे खत्म हो गए। अगर वो चाहती थोड़ा सा भी वो यद नाजुक मिजाज की होती तो अम्बेडकर जी को बात बात पे जो है वो परेशान करती, परिवार में घसीटने लाने की कोशिश करती, पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने अम्बेडकर जी के जो उनका सार्वजनिक लाइफ था उसमें काफ़ी योगदान दिया और कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और यही कारण है कि
उनको अपने जो है स्वास्थ्यगत समस्याओं से बहुत कम उम्र में उनकी देहावसान हो जाता है। तो पर्दे के पीछे काम करने वाली महिलाएं जो थीं, रमाबाई अम्बेडकर, एक बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। और पति पत्नी के संबंध जो होते हैं, सोचिए कि एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा, एक महिला जो पूरी तरीके से निरक्षर, उसके बीच कैसे संबंध होंगे। आज के आधुनिक ज़माने के लोग, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा कि जिनकी शादी कम उम्र में हुई थी, बाद में वो पढ़ लिख के बहुत आगे गए और उनकी पत्नी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, तो उसको जो छोड़ दी। बहुत से ऐसा मैंने सवर्णों में भी देखा और दलितों में भी देखा। दलितों का एक बड़ा उदाहरण कामरेड तुलसीराम, उनकी पहली पत्नी जिसने अपने गहने बेच के उनको पढ़ाया था, उसको छोड़ दिया उन्होंने, भुखमरी की हालत में मरी। लेकिन अम्बेडकर जी इतने पढ़े लिखे लोग थे, उनके ऊपर तो कई विदेशी महिलाएं भी आकर्षित थी, चाहते तो उनके साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रमाबाई के त्याग को पहचाना और आजीवन उनके साथ जीवन जीने का फैसला किया। अगली फिल्म है जो वो कस्तूरबा गांधी के ऊपर बनी हुई है। फिल्म का टाइटल है हमारी माँ कस्तूरबा, और यह भी जल्द में फिल्म आई है और इसे सचिन कौशिक और मनीष ठाकुर ने बनाया है और प्रीति झा ने कस्तूरबा का रोल अदा किया है। एक चीज़ मैंने जहाँ तक गांधी जी को पढ़ने में पाया कि गांधी जी के साथ जीवन जीना आसान नहीं था, चाहे वो गांधी जी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो गांधी जी के परिवार के लोग हों या गांधी जी की पत्नी हो, कोई भी हो, क्योंकि गांधी जी बहुत जिद्दी आदमी थे। जो सोचते थे वही करते थे, जो सोचते थे वही करते थे, तुम कुछ भी कर लो। तो इस तरीके से हमें दिखाया था कि बा का जीवन किस तरीके से गांधी जी के जीवन में पिस रहा है, लेकिन फिर भी वो गांधी जी को पलकों पर सहयोग दे रही है। चाहे साउथ अफ्रीका में हो, गांधी जी कहते थे कि दूसरे लोगों का मैला तुम उठाओ, बा को उठाना पड़ा। बा से कहा तुम दाल मत खाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं ना खाऊं, क्या तुम भी नहीं खाओगे, तुम छोड़ सकते हो। उन्होंने कहा मैं भी छोड़ रहा हूँ, तुम भी छोड़ो। कहा नमक मत खाओ, नमक भी छूट गए। तो इस तरीके से गांधी जी के साथ जीवन जीना उनके लिए बहुत कठिन था। उस कठिनाई को उन्होंने कैसे पार पाया, ये एक बहुत ही देखने वाली बात है। तो फिल्म पूरी तरीके से उनकी दो पक्षों को, एक तो उनके पारिवारिक जीवन का क्या त्याग है किया है वो, और दूसरा भारत में आने के बाद वो किस तरीके से राजनीतिक जीवन में वो हस्तक्षेप करती है। जब गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और महिलाओं की भूमिका को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उनको लीड करने के लिए उनको महिला चाहिए थी और वो शुरुआत अपने परिवार से करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि दो फिल्में ऐसी नायिकाओं के ऊपर भी बनी हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अब चूँकि वक्त तो बहुत कम है, तो मैं 5 से 6 मिनट और लूँगा, और ये मैं 5 से 6 मिनट इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो शोधकर्ता हैं, जो इतिहास के लोग हैं, ये उनके लिए बहुत काम की बात है। कारण ये है कि जो सिने हिस्टोरियन है वो तो फीचर फिल्मों से भी एविडेंस निकाल लेंगे और उसके लिए वो तर्क भी दे देंगे कि मैंने फीचर फिल्म से एविडेंस निकाला है और मेरे पास तर्क हैं। लेकिन जो सिने हिस्टोरियंस नहीं हैं वो फिल्मों से कहाँ से फीचर फिल्म से तर्क लाएंगे, एविडेंस लाएंगे। लेकिन उनके पास एक रास्ता खुला हुआ है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स क्या है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के जो दिखाए गए दृश्य हैं उसको वो बेधड़क ले सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री का मैं जिक्र करता हूँ, और कमोबेश सारी डॉक्यूमेंट्री एक जैसी बनाई गई है। पहली डॉक्यूमेंट्री का मैं भगत सिंह के ऊपर जिक्र करता हूँ, वह है इनकलाब। इसको बनाने वाले गौहर रजा। गौहर रजा मूलतः एक वैज्ञानिक हैं, एक शायर हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये बीच बीच में फिल्में भी बनाते रहते हैं। और ये फिल्म, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, बहुत शोध के ऊपर बनाई गई है। और इसको शोध करने का इसका कारण क्या है कि भगत सिंह के ऊपर आज के समय में देखा जाए तो दो लोगों ने जो सबसे ज़्यादा काम किया, एक चमन लाल ने किया और दूसरा जो काम कर रहे हैं चमन लाल ने उनके जितने भी पत्र थे, उनके जितने भी पैम्पलेट थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है। और दूसरा जो उनके विचारों के ऊपर जो सबसे शानदार किताब लिखी है वो इरफान हबीब, सैयद इरफान हबीब ने किया है। इरफान हबीब से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, वैसा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सैयद इरफान हबीब में और इरफान हबीब साहब जिन अलीगढ़ वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है, और इस कन्फ्यूजन में
में अच्छे अच्छे लोग पढ़ जाते हैं, और एक बार हम लोग भी पढ़ गए थे। तो उन्होंने जब भगत सिंह के ऊपर जो किताब लिखी थी, टू मेक द डीप द आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, तो एच इरफान हबीब ने गौहर रजा साहब को ऐतिहासिक शोध उपलब्ध कराए, और ये फिल्म जो चलती है वो दो लोग आके भगत सिंह के जीवन की घटनाओं को क्रमशः नरेट करते जाते हैं, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जो उनसे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्क्रीन पर फ्लैश होते जाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप नहीं नेशनल आर्काइव्स पे जाके निकाल पा रहे हैं, भगत सिंह के ऊपर शोध कर रहे हैं, यहाँ से निकालिए और डालिए और रिजल्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फिल्म को जो बनाने में सहयोग दिया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ने दिया, और एक संस्था है अनाहत, उसने दिया। इसके बाद भगत सिंह के ऊपर दूसरी डॉक्यूमेंट्री प्रसार भारती ने बनाई। प्रसार भारती की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है, इतनी घटिया डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आप संसाधन बर्बाद करते हैं, देखने वाले का समय बर्बाद करते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन देखने वाले का भी तो बर्बाद करते हैं। तो बचना चाहिए, कम लिखो, कम पढ़ो, लेकिन ठीक से लिखो पढ़ो। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आज तक मात्र एक डॉक्यूमेंट्री, 2 डॉक्यूमेंट्री बनी हुई हैं, कोई फीचर फिल्म नहीं बनी हुई है। तो इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि वो फिल्मकारों के बीच में कितने ज़्यादा संजीदगी के साथ लिए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन है। मैं कहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को श्याम बेनेगल ने बनाया। इन्होंने क्या काम किया है कि उनके फुटेज उठाया, उस फुटेज को जोड़ा है और नरेटर के माध्यम से कहानियों को बताया है, और ऐसे ऐसे फुटेज को लिया है जो आपके लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। जिस तरीके से आप जब आर्काइव्स में जाके कोई फोटोग्राफ निकालते हैं, उसका रिसर्च में उपयोग करते हैं, उस तरीके से आप वीडियो रील्स का, न्यूज़ रील्स का उपयोग करिए। तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एजरा मीर ने बनाई है, 20 मिनट की है, और जो श्याम बेनेगल ने बनाई है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की डॉक्यूमेंट्री है। एजरा मीर भी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, और दोनों डॉक्यूमेंट्री नो डाउट बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद तो जैसा कि मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस कभी अनफॉरगॉटन नहीं हो सकते, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री बनी है, सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म बनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्री का मैं जिक्र करता हूँ, जैसे एक है तिलमान रेमी ने बनाई, ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री है, और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में यूरोपियन कम्युनिटी ने उनकी मदद की, उनको फंड प्रोवाइड करवाया, और डॉक्यूमेंट्री इतनी खूबसूरत है कि आप देखेंगे कि इसमें जो है बड़े बड़े प्रोफेसर जैसे लियोनार्ड बॉर्डन, एंटन पेलिंका और उनके भतीजे सुब्रतो घोष, मिचाइला शर्मा, रोल्फ हार्टोन, यस यादव जो INA के वॉरियर थे, और लक्ष्मी सहगल, बताने की ज़रूरत नहीं है, और कृष्णा बोस जो उनकी भतीजी थी, और बाद में नेताजी रिसर्च ब्यूरो में काम कर रही हैं, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और जस्टिस M.K. मुखर्जी जो उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मुखर्जी कमीशन बना था। फिर उसके बाद अनीता बोस फाफ जो सुभाष चंद्र बोस की इकलौती बेटी हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे, और उनके बारे में अपने संस्मरण को शेयर करते हैं, और साथ में क्या होता है कि फोटोग्राफ्स, वीडियो रील्स और डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे फ्लैश करते जाते हैं। उसके बाद नेताजी के ऊपर एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिवीज़न ने बनाई, जिसका डायरेक्शन अरुण चौधरी ने किया, और लास्ट डॉक्यूमेंट्री द फ्लेम बर्न्स ब्राइट उनके ऊपर आशीष मुखर्जी ने बनाई, और एक तरीके के ब्लैक बॉक्स हिस्ट्री भी एक उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हम फिल्मों का अध्ययन करते हैं, और जो हमारे क्रांतिकारी थे या जो राष्ट्रीय नेता थे, उनसे जुड़ी फिल्मों का अध्ययन करते हुए हम एक चीज़ पाते हैं कि क्रांतिकारियों के जीवन को फिल्मकार, बहुत कम फिल्मकारों ने बहुत संजीदगी के साथ लिया, और लेकिन जो नेशनल लीडर्स हैं उनके ऊपर फिल्में बनाते हुए फिल्मकारों ने बहुत ही मेहनत से काम किया, संजीदगी के साथ काम किया, और बेहतरीन फिल्में बनाई। ऐसा क्रांतिकारियों के साथ क्यों हुआ कि उनके जीवन को बहुत संजीदगी के साथ नहीं लिए? एक्चुअल में क्या है कि क्रांतिकारियों की जो एक इमेज है रोमांटिक इमेज, उसको वो
पूरी तरीके से सिनेमाई पर्दे पे आके कैद करना चाहते हैं। तो आज के दौर में भी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में आई थी, कश्मीर फाइल्स, थोड़ा सा मैं बोल, हम विवादित चीज़ें हैं, कश्मीर फाइल्स या फिर पृथ्वीराज के ऊपर फिल्म आई, ये फिल्में क्या हैं? ये उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रही है, उनके जीवन को सही से नहीं दिखा रही है, ये अपने जेब को मजबूर कर रही है, लोगों की भावनाओं को कैश करा रही है। तो हम जो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोगों को फिल्में बनाते वक्त और देखते वक्त, खासकर दर्शकों को, हमें अपने ऐतिहासिक जो पक्ष है, जो हमने इतिहास का अध्ययन किया है, उसको साथ में लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए चलना चाहिए। नहीं तो आप जीवन भर गलत तथ्यों को उद्धृत करते रहेंगे और गाहे बगाहे कई जगहों पे आप जो है बेइज्जत होते रहेंगे। और जो लास्ट चीज़ ये है कि जो सेक्टोरियल एनालिसिस मेरा ये कहता है कि कोई अगर लोकल लीडर है किसी विशेष क्षेत्र का, उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कोई बंगाल का क्रांतिकारी है जैसे अरविंदो घोष हैं, या वहाँ पे जतिन दास थे, या चिटगांव आदमी के जो है नायक थे, ऐसे लोगों पे जो बंगाल के लोगों ने फिल्में बनाई है, वो खूबसूरत फिल्में बनाई है। भगत सिंह के ऊपर जो पंजाब के लोगों ने फिल्में बनाई है, खूबसूरत फिल्में बनाई है। और महाराष्ट्र के जो क्रांतिकारी हैं, महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर जो मराठी लोगों ने फिल्में बनाई हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, बहुत मेहनत करके फिल्में बनाई हैं। जबकि ऐसे लोगों के पास पूंजी की कमी होती है। लेकिन बॉलीवुड ने जब इन लोगों के ऊपर फिल्में बनाया है, तो कहते हैं ना कि आप किसी की इमेज को अगर आप अच्छाई से नहीं दिखा सकते हैं तो उसे जो है बुराई से भी मत दिखाइए। तो इन लोगों ने उनकी गंदी इमेज को दिखाया है। तो आप लोगों ने बहुत ही मनोयोग से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सहज और क्रमबद्धता पूर्वक अपनी बातें रखी, इसके लिए मैं सूरज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरीके का प्रस्तुतिकरण किया है उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या सिनेमा का क्या रोल है इतिहास में, और कैसे जो है सिनेमा के माध्यम से हम इतिहास को एक नए आयाम में पढ़ सकते हैं, नए आयाम में देख सकते हैं, नए तरीके से जो है रिसर्च कर सकते हैं। बखूबी जो है हम इस व्याख्यान से समझ सकते हैं। इस पूरे व्याख्यान का सार अगर हम देखें तो इस पूरे व्याख्यान का सार ये है कि जैसा कि पहले भैया ने बताया कि उन्होंने जो है अपने व्याख्यान को 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया। एक ऐसी फिल्में जो क्रांतिकारियों पर बनाई गई, उनका क्या विषय है, किस तरीके की फिल्में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर फिल्म की जो आलोचना, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो भैया ने उजागर की है। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी जो सीख है कि क्योंकि हम फिल्में देखते हैं, मैं अक्सर फिल्में देखता हूँ तो सिर्फ एज अ फिल्म की तरह देखता था, ऐसे हमारा उतना ध्यान नहीं जाता था। लेकिन सूरज भैया का बहुत डीप इस पे काम है, बहुत उन्होंने गहनता से काम किया है, और जो खामियां उन्होंने बताई है वो उन सब खामियों को जो है हम सभी जो है अपने उसमें जहन में रखकर जो है काम कर सकते हैं। दूसरा, जो राष्ट्रवादियों पर जो फिल्में आई हैं, राष्ट्रवादियों पर जो फिल्मों में जो चीज़ें बताई हैं कि कैसा उनका जो फीचर रहा है, किस तरीके का जो है उनका एक्टर को, किस तरीके के एक्टर्स ने उनमें काम किया है, कैसा डायरेक्शन रहा है, और गांधी पर हाँ अभी तो कैसा जो भी चीज़ें रही हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। और इसके लिए मैं जो है फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने जो है अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, और उनके आशीर्वाद से जो है इस कार्यक्रम का जो है संचालन हुआ है। और ये सब जो है हमारे विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम नए नए जो है पर्सपेक्टिव से परिचित हो रहे लगातार, और इससे जो है हमारा जहन और खुलेगा, और हम जो है रिसर्च के फील्ड में नए नए शोध पत्रों के माध्यम से, रिसर्च टॉपिक्स के माध्यम से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है किसी कार्यक्रम के श्रोतागण होते हैं। अगर श्रोतागण नहीं है तो पूरा कार्यक्रम जो है विफल हो जाएगा। और मैं सभी श्रोतागणों को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही धैर्य से, मैंने देखा कि इतना धैर्यपूर्वक आप लोग सुन रहे थे
और जैसे कि लग रहा था कि जो है कि हम लोग एक तरीके से उस फिल्म में जाकर देख रहे हैं। इतना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना और इस व्याख्यान को सफल बनाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है किसी फिल्म को लेकर, किसी इसको लेकर, तो आप सब पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है, मैंने आपका पूरा लेक्चर सुना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, एनालिसिस बहुत अच्छी है सर। लेकिन जो वो भगत सिंह पे जो आप बता रहे थे कि काकोरी कांड, जो काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें हमने यही पढ़ा था कि राम प्रसाद बिस्मिल की जो चादर होती है, जिस धोबी ने उसे मोहर लगाया होता, वो भागते हुए छोड़ जाते हैं जल्दीबाजी में, ट्रेन से जब उतरते हैं। तो पुलिस जब उस चादर को देखती है तो उसी से वो लेके जाती है उस धोबी के पास। तो फिर उसके बाद उससे पूछताछ करती है, पकड़ती है, वहाँ से उन लोगों को क्रांतिकारियों को पकड़ा जाता है। तो हाँ, तो सर आपने बताया कि वो राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं थी वो। हाँ, तो ये गलत हम लोगों को लगता है। हाँ, वो कई जगहों पे गलत लिखा गया है। तो चादर बनारसी दास के जो उन्हीं के साथ थे। अच्छा सर, बनारसी दास उसी, ये भी उसमें इन्वॉल्व थे। हाँ, थैंक यू सवाल दिया कि जो राष्ट्रवादियों का जो तुम बात भी पूछ लेना। और ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है जी। नहीं ठीक है, आप खड़े होंगे तो हम बहुत अच्छा व्याख्यान था। हमको आपकी उम्र में हम ऐसा कभी व्याख्यान दे पाए। केवल मेरा एक दो सवाल है सूरज, क्योंकि हमारी उम्र है तो मैं यहाँ पे ये नहीं करती, आपके इतना मेरा इस क्षेत्र में रिसर्च है नहीं, लेकिन जब आप रेवोल्यूशनरी की बात कर रहे थे ना, तो कल्पना दत्त का मूवी बनी है, बायोपिक मूवीज, तो वो थोड़ा मिसिंग था। बिकॉज वो भाग को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लें, हमने उसको प्रीति वाडेकर, कल्पना बढ़िया बेहतरीन जी, तो उस हमको लगा कि समय की कमी के चलते वो छूटा। हमने काफी कुछ उसमें छोड़ा है। मैंने पूरा चित्रों के सूर्यसेन को बड़ी फिल्मों को छोड़ा है, उस समय कम था। नहीं, हम तो चाहते हैं अगली बार जो है थोड़ा कुछ और नए विषय पर हम लोग चर्चा करें। सबकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से और सवाल है, सवाल और है अच्छा डिस्कशन रहा, वो बाद में कर लेंगे अभी थोड़ा। तो बहुत सारे मतलब फिल्म, तो आपको पता है कि फिल्म है, साहित्य है, ये सब समाज की अक्कासी करता है। और सूरज ने बहुत सारी फिल्मों के जो अनछुए पहलू थे, जो बहुत से हम लोगों को भी नहीं मालूम थे, उन सब पे प्रकाश डाला। और मैं तो ये कहूँगी कि सूरज ने अपने नाम के अनुरूप ही प्रकाश डाला है।